नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनिल कुमार जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री केपी मलिक जी, माननीय सांसद श्री चंदन चौहान जी, श्री राजकुमार सांगवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंशी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप मलिक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और लोकप्रिय प्रत्याशी, एनडीए की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल जी का समर्थन करने के लिए उपस्थित मीरापुर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, सूर्य षष्ठी और दीपावली के उपरांत अब कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की बारी आई है। गंगा मैया को कोटि कोटि नमन करते हुए भागवत भूमि सुख तीर्थ की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, कितना पुराना इतिहास है मां गंगा का। इस धरती माता के साथ हमारे इतिहास को जोड़ता है। विगत 5000 वर्षों से सुख तीर्थ, जिसे हम शुक्रताल के रूप में जानते हैं, दुनिया का कोई भी भागवतकार कथा व्यास बनने की विशेषज्ञता का पहला प्रमाण होता है कि इस पावन सुख तीर्थ में आकर के अपनी भागवत कथा का वाचन करे, और जब यहां वाचन कर लेगा तभी वह एक कथा व्यास के रूप में भागवतकार कहलाया जाएगा। 5000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित को इसी पावन भूमि पर महाराज सुखदेव ने इस पावन कथा को सुनाया था। मुक्ति प्रदान करने वाली ये पावन कथा
5000 वर्ष से कोटि कोटि मानवों का, सनातन धर्मावलंबियों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस पुण्य क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सुख तीर्थ में, गढ़मुक्तेश्वर में, मां गंगा के आंचल में जहां कहीं भी जगह मिलेगी हर श्रद्धालु जाकर के स्नान करेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपका पर्व और त्योहार आता है और पीड़ा होती है समाजवादी पार्टी को कि ये पर्व और त्योहार कैसे सुख और शांति से मना देंगे। आपने देखा होगा भारत निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तिथि घोषित की थी। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोना उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती हुई दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था
व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है। अब तो यहां पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है और ईश्वर चाहेंगे मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ उससे कई ज्यादा हमने 7 वर्ष में 2,53,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अपने अन्नदाता किसानों के खाते में करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज अन्नदाता किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। आज अन्नदाता किसान को हम लोगों ने निजी ट्यूबवेल वाले जितने भी किसान थे उनसे कह दिया है मार्च 23 के बाद का एक भी पैसा उन्हें भुगतान नहीं करना है, सरकार उसका भुगतान कर रही है। बहनों और भाइयों, आज सरकार ने युवाओं के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट दे करके उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं। बेटी के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। तो चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी। ये मेरा सौभाग्य है कि किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पावन कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल से हम लोगों ने शुरुआत की थी और मोराना की चीनी मिल होते हुए ये आगे सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने पौरुष से इस धरती माता को लहलहा करके भारत का पेट भरने का कार्य करता है तो उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। उसकी मंशा के अनुरूप कार्य ये डबल इंजन की सरकार करेगी और वही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिराला में सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक को भी संबोधित किया। और मैं आज यहां कहकर जाता हूं, हमारे सत्यजीत ने कहा कोई कानून के चलते ये अघाड़ी सरकार ने
नाग पंचमी की नाग की पूजा बंद करी है। मैं 32 सिराला नाग मंदिर की भूमि पर कहकर जाता हूं, हमारी सरकार फिर से बनने के बाद इसको हम विधि विधान के साथ चालू करेंगे। कानून का सम्मान भी रहेगा और नाग पूजा भी वही परंपरा के साथ होगी, ये मैं आज कहकर जाता हूं। मैं ग्राम देवत अंबा माता को और महान गोरक्षनाथ महाराज को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, समर्थ रामदास के चरण जहां पड़े, यह ये भूमि है। समर्थ रामदास जिन्होंने गुलामी के समय में महाराष्ट्र के युवाओं को एकत्रित कर कर शिवाजी महाराज को पाठिंबा देने का काम किया, वो समर्थ रामदास को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाराष्ट्र की ये वीर भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, महान आंबेडकर जी और तिलक महाराज जैसे वीर और ज्ञानी पुरुषों की ये भूमि है। ये भूमि पर वसंत दादा पाटिल, राजाराम बापू पाटिल, जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाकर किसानों की खुशहाली के लिए काम किया, ये सभी महान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 20 तारीख को समग्र महाराष्ट्र के अंदर मतदान होना है और आप लोगों को वो मतदान में निर्णायक भूमिका लेनी है। मैं महाराष्ट्र में 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है, केंद्र में भाजपा सरकार है, नीचे एनडीए की सरकार बना दीजिए, महायुति की सरकार बना दीजिए। मैं बताकर जाता हूं, ये दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकारें महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे, नंबर 1 राज्य बनाने का। मोदी जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य है एक ऐसा भारत बनाना जो हर क्षेत्र के अंदर वो भारत दुनिया में सर्वप्रथम, और वो केवल और केवल एनडीए बना सकता है भाइयों बहनों, और मोदी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है। और मैं आज जब यहां आया हूं तब अघाड़ी वालों को पूछने आया हूं और आप सबको भी पूछने आया हूं, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये अघाड़ी वाले इसका विरोध करते हैं और अपने आप को महान बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव ठाकरे भी उनका विरोध करते हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, पवार साहब सुन लो, जितना जोर लगा दो, संभाजी नगर का नाम वीर संभाजी नगर ही रहने वाला है, कोई नहीं बदल।
भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की सम सीमाएं लांघ दी। पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान है। मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कुछ पूरे गांवों को, मंदिरों समेत, किसानों की भूमि समेत गांवों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। मैं पवार साहब को पूछने आया, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र। कंवल सिब्बल एक कैरियर राजनीतिक हैं जो भारत के विदेश सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुए। 2017 में सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया। वर्तमान में वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलाधिपति हैं। German, Japanese and Spanish. Is the author also previous in a book that was The World Upside Down, India Recalibrates Its Geopolitics. He has also co-edited half a dozen books on a wide range of issues. Welcome. And Ambassador Sibbal, of course, doesn't need much introduction. He is a distinguished career diplomat who retired as Foreign Secretary of India. In 2017, the government awarded him the Padma Shri for his distinguished services in the field of public affairs. At present, he is the Chancellor of Jawaharlal Nehru University. And I must begin with 2 or 3 relevant observations. The first is that some of you may recognize me, the old timers, as your OSD press relations of 1991. So I have a fairly long, association with the press, and I continue to maintain my friendships. But I can tell you that the tea and the samosas that you gave us today are better than what OSD PR used to give. Which have never been happened in our history of the FCC, and to be honest, that it has generated lots of interest, and I'm sure our special thanks go to Ambassador Sujan Chinoy for making it successful and possible with so much of input and information. I'm sure this book will engage, will inspire, will resonate with each of us, because I think the global tumult is a very, very interesting subject to talk about. Started with the Second World War and started with the launching of the UN, and I think we are going to have more.
और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।